नमस्कार दोस्तों, आज से तकरीबन 800 साल पहले एक मंगोल खानाबदोश ने काले सागर से लेकर प्रशांत महासागर तक एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसके नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने पूरे चीन, मंगोलिया, रशिया, मध्य एशिया और यूरोप तक शासन किया था। वर्तमान में जिसके 1.6 करोड़ वंशज हैं, जिसने उस टाइम पे पूरी दुनिया की आबादी के 4 करोड़ लोगों को समाप्त कर दिया था। सिकंदर महान इसलिए था क्योंकि उसके पास उसके पिता फिलिप की बनाई हुई सैन्य युद्ध रणनीति थी। जूलियस सीजर महान इसलिए था क्योंकि उसके पास 300 साल पुराना रोमन सैनिकों की श्रेष्ठता का इतिहास था। लेकिन चंगेज खान कैसे बना और पूरी दुनिया पर फतेह करने के बाद भी आखिर चंगेज खान भारत को क्यों नहीं जीत पाया था, भारत से वापस कैसे लौट गया था, आइए जानते हैं। सन 1162 में मशहूर बैकाल झील के पूर्व में एक उबड़ खाबड़ इलाके में एक खानाबदोश कबीले के सरदार के घर यानी मुखिया के घर एक बच्चे का जन्म होता है। शुरुआत में उस बच्चे का नाम तैमुजिन था, लेकिन बाद में वो बच्चा बड़ा होकर चंगेज खान के नाम से फेमस हुआ। शुरुआती दौर में ही जब चंगेज खान 9 साल का था, तभी उसके पिता की मौत हो जाती है। उसके पिता को यानी उस कबीले के मुखिया को लोगों ने जहर देकर मार दिया था और लगभग 9 साल की उम्र में पिता की मौत के बाद चंगेज खान अनाथ हो गया था। जवान होते होते चंगेज खान ने बाज और चील जैसे खतरनाक पक्षियों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कबीले का मुखिया बनने के लिए एक अत्यंत आवश्यक चीज होती थी। चंगेज खान बिल्कुल अनपढ़ था, पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानता था और मात्र 13 साल की उम्र में चंगेज खान ने अपने सौतेले भाई बेहतेर की हत्या कर दी थी, क्योंकि चंगेज खान अपने बड़े सौतेले भाई को अपना प्रतिद्वंदी मानता था। क्योंकि पिता की मौत के बाद बेहतर, जो कि बड़ा भाई था, सौतेला भाई था चंगेज खान का, वो परिवार का मुखिया बन गया था। तो चंगेज खान ने अपने बड़े सौतेले भाई बेहतर की हत्या कर दी थी और उसके बाद में चंगेज खान की जो सौतेली मां थी, उसने चंगेज खान को जानवर, राक्षस कहकर संबोधित किया था, धिक्कारा था उसको भयंकर तरीके से। मानते हैं कि चंगेज खान का शुरुआती जीवन जलालत, शर्मिंदगी और बेशर्मी में गुजरा, लेकिन यह भी सच है कि चंगेज खान बहुत ही क्रूर, अत्याचारी, निर्दयी, एक जानवर, शैतान टाइप का आदमी था। चंगेज खान के पिता का नाम था येसुगेई और येसुगेई कियात या बोर्जिगिन कबीले के सरदार हुआ करते थे। एक और फेमस कबीला उस टाइम पे हुआ करता था मरकित कबीला, और मरकित कबीले की एक काफी खूबसूरत महिला हुआ करती थी हुइलोन से येसुगेई ने शादी कर ली थी। हुइलोन का अपहरण करके इससे येसुगेई ने शादी कर ली। तो मरकित कबीला बदला लेना चाहता था, गुस्सा था, जैसे साउथ की मूवी नहीं होता कि अब तो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा ये चलेगी, आपने हमारी महिला को उठाकर अपहरण करके उससे शादी कैसे कर ली जबरदस्ती। तो मरकित कबीला हर बार एक मौका देखता था बदला लेने का, जिसकी महिला से चंगेज खान के पिता येसुगेई ने अपहरण करके शादी कर ली थी। और एक और कबीला हुआ करता ओलखोनुद कबीला और कियात कबीला, ये आपस में सगे संबंधी थे पहले से ही। और एक महिला हुआ करती थी बोरती। तो ओलखोनुद कबीले की जो महिला है बोरते, उससे चंगेज खान ने शादी की थी। अब सुनिए आगे की कहानी। वैसे तो चंगेज खान की मंगनी बोरते से बचपन में तय हो गई थी, बचपन में कर दी गई थी, लेकिन शादी तब हुई जब बोरते 17 साल की थी और चंगेज खान 16 साल का था। और शादी के कुछ दिन बाद जिस कैंप के अंदर, जिस टेंट के अंदर चंगेज खान, उनकी पत्नी बोरते, उनकी माता और 6 भाई बहन हुआ करते थे, वो वहां पर ठहरे थे, मरकित कबीले ने रात में जोरदार हमला किया और वहां से चंगेज खान, उनकी माताजी और उनके जो भाई बहन थे वो तो किसी तरह से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बोरते पीछे छूट जाती है और बोरते को मरकित कबीले के द्वारा कैप्चर कर लिया गया, पकड़ कर लिया गया। और सच तो यही है कि मरकित कबीला बदला लेने आया था, क्योंकि इनकी एक महिला का अपहरण करके चंगेज खान पिता येसुगेई ने शादी कर ली थी। तो वो इस बात का हमेशा मौका देखता था कि अब इनकी भी एक महिला को हमें उठाना है। तो चंगेज खान की जो पत्नी हुआ करती थी बोरते, उसको मरकित कबीले ने उठा लिया। उसका मेन लक्ष्य तो यही था। इसके बाद चंगेज खान दर-दर की ठोकरें खाता है, अभियान चलाता है, छोटी छोटी टुकड़ियों लेकर मरकित कबीले का हर जगह पीछा करता है। वो चाइना में पीछा करता है, मंगोलिया में पीछा करता है, वो यूरोप तक पीछा करता है, मध्य एशिया तक पीछा करता है। जहां जहां मरकित कबीला आगे आगे जाता, चंगेज खान उसके पीछे टुकड़ियां लेता जाता गया। उसके दोस्त मिलते रहे, कबीला बड़ा होता रहा और युद्ध का कौशल, लड़ने का कौशल, रणनीति बनाने का कौशल धीरे धीरे चंगेज खान में आने लगा। और साइबेरिया इलाके में जाकर, रशिया का जो साइबेरिया इलाका है ऊपर, वहां जाकर एक कैंप पर रात में चंगेज खान ने
हमला किया जैसे उसको जानकारी मिली और अपनी पत्नी बोरते को छुड़ा लिया। तो बोरते को छुड़ाते छुड़ाते ही चंगेज खान ऐसा बना है। और इस बारे में चंगेज खान का एक कथन काफी फेमस है कि मरकितों ने मेरा खेमा ही सूना नहीं किया है, वो मेरा सीना चीरकर मेरा दिल भी निकाल कर ले गया है। ये वही घटना है जो मैं आपको एक पूरा डिटेल बता रहा हूं। इसी घटना ने चंगेज खान को चंगेज खान बनाया है और विशाल साम्राज्य की स्थापना करने के लिए इतना दृढ़ संकल्पित भी बनाया है। और चंगेज खान की पत्नी बोरते के बारे में आपको एक बात और बता देता हूं। राजनीतिक मामलों में, प्रशासनिक मामलों में, वाणिज्यिक मामलों में, युद्ध की रणनीति बनाने वाले मामलों के अंदर चंगेज खान सलाह लिया करते थे बोरते की। तो बोरते काफी चतुर और प्रशासनिक और युद्ध कौशल वाली महिला हुआ करती थी और बोरते चंगेज खान की सबसे प्रिय पत्नी हुआ करती थी। बोरते से चंगेज खान को 9 बच्चे पैदा होते हैं और बोरते को दरबार में बैठने की इजाजत भी हुआ करती थी। और ये जो साम्राज्य चंगेज खान ने खड़ा किया है, इसको बनाने में, मैनेजमेंट में, प्रबंधन में बोरते का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। लेकिन बोरते के अलावा भी चंगेज खान ने अनगिनत शादियां की। जिस भी कबीले को जीतता था, जिस भी राज्य को जीतता था, उस कबीले का सरदार राजा उसको अपनी बेटी दे देता था। इसके अलावा दुनिया भर के रखेल भी हुआ करती थी। वैसे कोई अनुमान नहीं है कि चंगेज खान ने कितनी शादियां की, लगभग 100 से ज्यादा शादियों का अनुमान बताया जाता है। और इसीलिए चंगेज खान को लाखों का पिता कहा जाता है, यानी लाखों संतानों का पिता भी कहा जाता है। वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि स्पेशली चाइना, मंगोलिया, रसिया, मध्य एशिया और यूरोप का जो इधर वाला हिस्सा है, इस एरिया के अंदर लगभग अगर हम देखें वर्तमान में लगभग 16 मिलियन यानी 1.6 करोड़ लोग चंगेज खान के वंशज हैं। दूसरे शब्दों में 200 में से हर एक आदमी इस इलाके में चंगेज खान का वंशज है। जी हां, इस इलाके की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस इलाके में हर 200 में से एक आदमी में चंगेज खान का गुणसूत्र पाया जाता है। या हम मोटा मोटा अगर बड़े पैमाने पर भी देखें तो पूरी की पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 0.5% आबादी चंगेज खान का वंशज है। यह बात भी बिल्कुल सच है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि चंगेज खान के जो युद्ध अभियान चलाए, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उस टाइम पे जो क्रूरता दिखाई, निर्दयता दिखाई, जो नरसंहार किया, अत्याचार किया, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि लगभग 4 करोड़ लोगों को चंगेज खान ने युद्ध अभियान के दौरान समाप्त कर दिया था, मार दिया था। प्लस एक घटना और मैं आपको बताता हूं। ऐसा कहा जाता है कि 1221 में ईरान के अंदर एक शहर हुआ करता था, निशापुर शहर। ईरान का एक शहर है निशापुर शहर। और 1 घंटे के अंदर अंदर चंगेज खान ने 17,48,000 लोगों की हत्या कर दी थी। 1 घंटे के अंदर अंदर 17,48,000 लोगों की हत्या कर दी थी चंगेज खान ने। ये जो ईरान का निशापुर शहर था, 1221 की मैं आपको घटना बता रहा हूं। यह भी एक अनुमान लगाया जाता है। इस अनुमान के आधार पर आप देख लो कि चंगेज खान के पास कितनी बड़ी आर्मी रही होगी, कितनी बड़ी, कम से कम 8-10 लाख की सेना रही होगी, जो जाते जाते 1 घंटे के अंदर पूरे के पूरे शहर को कुचल जाती है, पूरे के पूरे शहर को तबाह कर जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय की जो आबादी रही होगी पूरी दुनिया की, उसका लगभग 10%, उस समय की जो भी दुनिया की आबादी रही होगी उसका लगभग 10% यानी 4 करोड़ लोगों को चंगेज खान ने मार दिया था, नरसंहार कर दिया था। और एक बात मैं आपको और बता दूं, चंगेज खान के नाम के पीछे खान देखकर आप इस बात की गलतफहमी बिल्कुल मत पाल लेना कि चंगेज खान मुसलमान था। चंगेज खान मुसलमान बिल्कुल नहीं था। एक्चुअल में खान एक उपाधि है। उपाधि क्या है कि मंगोलिया इलाके में जो कबीला होता था, खानाबदोश लोग होते थे, उनके कबीले का जो मुखिया होता था, सरदार होता था, नेता, राजा या जो शासक होता था ना, उसको खां बोला जाता था। और बाद में जो मंगोली लोग हैं और तुर्की लोग हैं, इन लोगों ने इसको एक उपाधि के रूप में लिखना शुरू कर दिया और खां अपने नाम के पीछे लगाना शुरू कर दिया। तो बाद में तुर्की और मंगोलों के द्वारा इसका खूब यूज किया गया और बाद में इस एरिया से जो भी मुसलमान आए, वो हर मुसलमान अपने आप को सरदार मानने लगा, मुखिया मानने लगा, शासक मानने लगा। तो इसको सरनेम के रूप में यूज करना शुरू कर दिया, उपनाम के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। और 1206 की घटना तो आपको पता है। 1206 के अंदर चंगेज खान के द्वारा जो भी मंगोलियाई कबीले हुआ करते थे, खानाबदोश लोग हुआ करते थे, सारे के सारे कबीलों को एकजुट करके मंगोल साम्राज्य की नींव रखी चंगेज खान ने। यह घटना है 1206 की। तब चंगेज खान को चंगेज नाम की उपाधि मिली। पहले तो इनका बचपन का नाम तेमुजिन था, चंगेज नाम भी एक उपाधि है जो 1206 में जब इसने पूरा का पूरा मंगोल कबीलों को एक करके मंगोल साम्राज्य की नींव रखी और 1206 में जब इनका राज्याभिषेक हुआ था, उस टाइम पे इनको चंगेज नाम की उपाधि दी गई। और चंगेज का मतलब होता है सार्वभौमिक या महान। तो जब हम दोनों उपाधियों को जोड़ते हैं, चंगेज भी
उपाधि है, खां भी उपाधि एक्चुअल में। तो चंगेज खान का मतलब होता है सार्वभौमिक शासक या दुनिया का सबसे बड़ा शासक या महान शासक इसको बोला गया। और एक बात, चंगेज खान का एक्चुअल में शासनकाल यहीं से शुरू होता है। इससे पहले चंगेज खान का कोई राज्याभिषेक नहीं है। वो एक महान था, एक बड़ा राजा था, खूब लड़ता था और अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। लेकिन एक्चुअल में उसका जो राज्याभिषेक है वो 1206 में हुआ। तो 1206 से लेकर 1227 में चंगेज खान की मौत हो जाती है। तो 1227 तक ये पूरा का पूरा शासन करते हैं। और चंगेज खान के कुछ फेमस स्टेटमेंट है। आप अगर इन स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो कुछ तो पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। जैसे पहला स्टेटमेंट है, मैं ईश्वर की सजा हूं, अगर तुमने बड़े पाप न किए होते तो ईश्वर तुम पर मेरी जैसी सजा न भेजता। अगर तुम इंसान लोग पाप ना करते, एक दूसरे का अपमान ना करते, आपस में मारते पीटते नहीं, तो भगवान या ईश्वर आपको सजा देने के लिए मुझे क्यों भेजता? मुझे इसलिए भेजा क्योंकि तुमने पाप किए हैं। दूसरा, घोड़े पर सवार होकर दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन घोड़े से उतरना और शासन करना बहुत ही कठिन है। यह भी चंगेज खान ने कहा था। एक मन, एक विश्वास रखो, लक्ष्य रखो, एक मन रखो, एक विश्वास रखो, एक लक्ष्य रखो, ताकि तुम अपने शत्रुओं पर विजय पा सको, दीर्घ आयु और सुखी रहो। और यह स्टेटमेंट बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही बेकार लगा जब मैं इसको पढ़ रहा था। आप अपने दुश्मनों को तीतर बीतर करने, उन्हें अपने सामने भगाने, उनके शहरों को राख में बदलते देखने, उनके प्रियजनों को आंसुओं में डूबा देखने, उनकी पत्नियों और बेटियों को अपने सीने से लगाकर रगड़ने में बहुत मजा आता है। यह भी चंगेज खान ने बोला था। बहुत ही बेकार स्टेटमेंट है, मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ना भी नहीं चाह रहा। और एक शक्तिशाली योद्धा भी एक कमजोर तीर को नहीं तोड़ सकता है, लेकिन अगर वो एकजुट है, उसके पास उसके साथियों का, उसके भाइयों का साथ है, तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, किसी को भी जीत सकता है। और हमने भी इतिहास में देखा कि कुंभकर्ण की वजह से, आपने देखा कि विभीषण की वजह से रावण हार गया था। हर बार चाहे वो अपना चित्तौड़गढ़ हो, चाहे वो रणथंभौर हो, हमने भी जो अपने किले गंवाए हैं, हम हारे हैं। कोई ना कोई विश्वासघाती रहा है, कोई ना कोई भाई रहा है, या कोई ना कोई हमारा सगा संबंधी रहा है, उसी ने विश्वासघात किया है। तो इस बात पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया था चंगेज खान ने कि एक अकेला आदमी कुछ भी नहीं होता है, उसके भाई उसके साथ है, उसके परिवार, रिश्तेदार, नाते या उसके दोस्त उसके साथ है, तो पूरी दुनिया को फतेह कर सकता है। ये चंगेज खान ने कहा था। और अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि चंगेज खान भारत को क्यों नहीं जीत पाया था पूरी दुनिया को जीतने के बाद भी? इसका सबसे पहला कारण है जलवायु परिवर्तन और बीमारियां। मंगोल एक ठंडा इलाका है, बर्फीला इलाका है। वहां से जब वो लोग भारत की तरफ बढ़ रहे थे तो यहां पर गर्मी थी, आर्द्रता थी और बिल्कुल जलवायु परिवर्तन हो गया। और जब आप में जलवायु परिवर्तन होता तो आपके शरीर के अंदर दुनिया भर की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। प्लस भारत में आने के बाद उनको दुनिया भर की बीमारियों से भी ग्रसित होना पड़ा। इस वजह से वो फिर आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरा कारण है संसाधनों की कमी। जी हां, मुल्तान और सिंध जैसे इलाके तक तो चंगेज खान आ गया था, लेकिन वहां पर उनके घोड़ों के लिए चारा और पानी नहीं मिला। वहां की सेना के लिए सही प्रकार के खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो वहां से फिर चंगेज खान वापस लौट गया, क्योंकि लाखों की संख्या में घोड़े हुआ करते थे और 8 से 10 लाख की कम से कम उसकी सेना हुआ करती थी। तो उसके लिए फिर संसाधनों की कमी यहां पर दिखाई दी, इसलिए लौट गया। तीसरा कारण है कि हमारे देश के बारे में चंगेज खान को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अपर्याप्त जानकारी हुआ करती थी। यहां के पहाड़, जंगल और यहां की जो भौगोलिक स्थिति थी उसके बारे में चंगेज खान को कुछ भी नहीं आता पता था। चौथा कारण है विशाल साम्राज्य और बगावत यानी विद्रोह। साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था, पूरा का पूरा चाइना, पूरा का पूरा मंगोलिया, पूरा का पूरा रशिया, मध्य एशिया और यूरोप तक पूरा शासन है। तो आप समझो कि एक बड़ा साम्राज्य हो गया, बहुत बड़ी टेरिटरी बाउंड्री हो गई है, तो उसको कंट्रोल कर पाना फिर इतना आसान नहीं होता। जगह जगह फिर सरदार लोग बगावत करने लगे, विद्रोह करने लगे। चाइना में जगह जगह विद्रोह हो रहा था, इधर मध्य एशिया में जगह जगह विद्रोह हो रहा था। तो इस वजह से फिर उन विद्रोहों को रोकने के लिए इनको वापस लौटना पड़ा चंगेज खान को, इसलिए भारत की तरफ आगे नहीं बढ़ा। पांचवा कारण है अपशगुन और अंधविश्वास। चंगेज खान बहुत ही ज्यादा अंधविश्वासी आदमी था। जब चंगेज खान भारत की तरफ बढ़ रहा था तो इसको एक गैंडा दिखाई दिया, और गैंडा शायद इन लोगों ने पहली बार देखा होगा अपने जीवन में। गैंडे उधर तो ज्यादा पाए नहीं जाते हैं। तो जैसे चंगेज खान और उसकी सेना ने गैंडे को देखा, इन्होंने एक अजीब टाइप का जीव देखा। फिर इन्होंने अपने ज्योतिषी से पूछा, तो ज्योतिषी ने बताया कि अपशगुन है और आप आगे मत बढ़िए वरना कुछ ही बुरा हो सकता है। तो फिर ये देखकर अपशगुन अंधविश्वास मानकर चंगेज खान गैंडे को देखने की वजह से, एक रिनोस को देखने की वजह से वापस लौट गया था। और छठा कारण है इल्तुतमिश की रणनीति और कूटनीति। देखो ये बात है 1221 की। चंगेज खान ने ख्वारिज्म साम्राज्य पर अटैक किया था 1221 में, और वहां के राज्य को तहस नहस कर दिया था। वहां के राजा मोहम्मद शाह को मार दिया था। उसके बाद मोहम्मद शाह का बेटा ख्वारिज्म साम्राज्य का जलालुद्दीन मंगबरनी मंगोलों का विरोध करता है, और जब जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खान भारत तक आ गया, सिंधु नदी तक आ गया था, उस टाइम पे
जलालुद्दीन मंगबरनी ने दिल्ली सल्तनत का जो राजा था इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान का पिताजी, उससे मदद मांगी थी। इल्तुतमिश ने उस दगाबाज या विद्रोही को यानी जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण देने से मना कर दी थी, मदद करने से मना कर दी थी। इस वजह से भी कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था, कोई कठोर या स्ट्रॉन्ग कारण नहीं था कि आखिर चंगेज खान भारत पर अटैक करे। क्योंकि मदद नहीं मिली, यहां पर शरण नहीं दी गई यहां पर इल्तुतमिश के द्वारा जलालुद्दीन मंगबरनी को, तो फिर कोई कारण चंगेज खान को मिला नहीं। इस वजह से भी चंगेज खान वापस लौट गया था। तो ये 6 प्रमुख कारण है जिसकी वजह से चंगेज खान भारत से सिंधु नदी तक तो आया था, वो सिंधु नदी तक, तो उसके बाद वहां से लौट गया था और 1227 में चंगेज खान की मौत हो गई थी। लेकिन मंगोलों का भयंकर अटैक आगे जाके होगा। 1227 में जब चंगेज खान की मौत हो जाती है, इसके लगभग 40-50 साल बाद 1290 के बाद में आप देखोगे कि जब अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल हुआ करता था यहां पर 1290, 91, 92, 95 तक, उस टाइम पे मंगोलों ने खूब आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी ने इनको रोका था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।